Hello class 8. Today we are going to study chapter number 6 in your civics sections, understanding our criminal justice system. In this chapter we study about a story of a lady whose name was Shanti, who was a servant in a well-maintained house whose owner's name is Mrs. Shinde. And how Mrs. Shinde captured Shanti or accused her in a theft case. Okay, so what are the different types of criteria to given the justice for Shanti, or how the criminal justice system procedures works, and what are the works of the public prosecutor, and what is the work of defense lawyer, and what is the role of judge in this whole system. So let me discuss about it. Okay, so at first we see here he given a story about Shanti. बच्चों, यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है इस चैप्टर में, जिसमें कि आपको ये बताया जाएगा कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, और इसमें अगर कोई व्यक्ति क्रिमिनल केस में फंस जाता है तो उसे कैसे उस चीज़ से छुटकारा मिल सकता है, या फिर उसके लिए क्या क्या लॉज हैं, डिफरेंट टाइप के रोल्स क्या हैं, पुलिस अपना रोल कैसे अदा करती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम क्या होता है, वो कौन होता है, डिफेंस लॉयर क्या है, जज क्या है। तो ये डिफरेंट टाइप की चीज़ें आपको पता लगेंगी इस चैप्टर में। एफआईआर कब लॉन्च होती है, क्या होती है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। चलिए मैं देखती हूँ, आपको बताती हूँ कैसे कैसे क्या होगा इसमें। एक स्टोरी आपके सामने जो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि एट देयर अपार्टमेंट इन मुंबई मिसेस शिंदे इज गेटिंग डिस्ट्रेस्ड। शी हैज़ बीन फ्रेनेटिकली सर्चिंग फॉर हर गोल्ड चेन फॉर ओवर एन आवर। एक मुंबई का अपार्टमेंट है जिसमें मिसेस शिंदे रहती हैं, और वो ड्रेस ढूंढने जा रही हैं क्योंकि उन्हें कहीं पार्टी के लिए जाना था। उसी समय क्या होता है कि वो अपनी चेन बहुत देर से ढूंढ रही होती हैं, और उनकी चेन कहीं खो गई है, और वो 1 घंटे से ज़्यादा ऊपर हो गया जो कि वो ढूंढ रही हैं। आई एम श्योर इट वॉज इन हिज दिस ड्रॉर वेयर ही वुड बी। कहती है, अरे मुझे पूरा यकीन है कि इसी ड्रॉर में मैंने उस गोल्ड चेन को रखा था, आखिर वो गई कहाँ। तो उनके हस्बैंड कहते हैं, हरी अप, वी आर गोइंग टू बी लेट फॉर द वेडिंग। अरे जल्दी करो, हम लोग वैसे भी वेडिंग में जाने के लिए लेट हो रहे हैं। तो मिसेस शिंदे कहती है, आई कांट फाइंड माई गोल्ड चेन, इट्स नॉट इन द ड्रॉर, आई सस्पेक्ट दैट शांति माइट हैव स्टोलन इट, शी ऑलवेज स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम और अ लॉन्ग टाइम डस्टिंग माई रूम। कहती है कि शांति जो है, मुझे अपनी गोल्ड की चेन नहीं मिल रही है, और मैंने इसी ड्रॉर में रखी थी और अब वहाँ नहीं है। तो मुझे ऐसा संदेह हो रहा है कि क्या पता शांति ने तो नहीं चुराई है, क्योंकि शांति ही है जो मेरे रूम में आती है, और वो बहुत लंबे समय तक, काफ़ी समय से जो है आ रही है, और बहुत लंबे लंबे समय तक, काफ़ी देर तक जो है वो मेरे कमरे की सफाई करती रहती है। तो शांति हेम्ब्राम हैज़ बीन वर्किंग इन द हाउस फॉर द पास्ट 3 years। शांति हेम्ब्रम उसका पूरा नाम है, और वो इनके घर में लगभग पिछले 3 सालों से नौकरानी का काम कर रही थी। तो मिसेस शिंदे शांति को बोलती हैं, शांति हैव यू बिगन टू स्टील नाउ। शांति, अच्छा तो तुमने अब चोरी करना भी शुरू कर दिया है, एंड दैट टू माई गोल्ड चेन, और अब की बार तुमने मेरी गोल्ड चेन पे हाथ साफ किया है। ब्रिंग योर ट्रंक, अपना बक्सा लेके आओ। आई वॉन्ट टू सर्च इट, मैं तुम्हारा संदूक चेक करूंगी, और वी हैव कॉल्ड द पुलिस, और मैं पुलिस को भी बुलाऊंगी। सो इफ़ यू हैव द चेन रिटर्न इट नाउ, और मैं, अगर तुमने मेरी कोई चेन ली है तो प्लीज़ जल्दी से वापस कर दो, अदरवाइज़ जो है मैं तुम्हें जो है पुलिस के हवाले कर दूँगी। मैम आई हैवंट स्टोलन इट। तो वो कहती है शांति कि नहीं, मैंने इसको नहीं चुराया है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है बच्चों कि मिस्टर शिंदे सर्चेस Shanti's trunk and finds an envelope with rupees 10,000 in it। मिस्टर शिंदे जो है शांति के ट्रंक की जांच पड़ताल करते हैं, और पाते हैं कि उसके अंदर एक लिफाफा रखा हुआ है जिसमें 10,000 रुपये थे। ही स्क्रीम्स एट शांति सेइंग दैट दिस इज़ द मनी शी इज़ गॉट फ्रॉम सेलिंग द चेन। वो बार बार शांति से पूछते हैं, उसको डरा धमका करके, कि शांति ये पैसे तुम्हारे पास आखिर कहाँ से आए, तुमने लग रहा है चेन को बेच दिया है। तो शांति कहती, साहब माई ब्रदर एंड आई हैव बीन सेइंग दिस मनी ओवर द लास्ट 1 year, ही वॉन्ट टू बाय अ बुल व्हेन वी गो टू आवर विलेज, मैडम आई एम इनोसेंट। कहती है कि शांति कहती कि नहीं नहीं मैडम, मैं जो है इस समय, सॉरी सर, मेरा भाई और मैं इस पैसे को बहुत दिनों तक जो है, बहुत दिनों से बचा रहे थे, लगभग 1 साल हो गया है, और हम एक इससे जो है नया बैल खरीदना चाहते। Mrs. Shende has come to the police station. I have come to file an FIR. There has been a theft in my home.
माई मेड शांति हैज़ स्टोलन माई वाइफ्स नेकलेस। अब क्या होता है कि जो मिस्टर शिंदे हैं वो जा कर के पुलिस में इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस वाले से बोलते हैं कि मेरी घर की नौकरानी जो है उसने उस मेरे वाइफ के नेकलेस को चुरा लिया है और मैं उसके लिए एफआईआर कराने आया हूँ। तो पुलिस कहती है ओके, और उसके बाद वो एफआईआर नोट करते हैं। सब इंस्पेक्टर एसआई होते हैं जो राव होते हैं मिस्टर, वो मिस्टर शिंदे की एफआईआर को लिख लेते हैं। ओके, उसके बाद देखिए क्या होता है। उसके बाद ये कह रहा है कि मिस्टर शिंदे रिटर्न्स विद सब इंस्पेक्टर राव। उसके बाद मिस्टर शिंदे सब इंस्पेक्टर राव के साथ वापस आते हैं और कहते हैं आई विल नाउ राइट द स्टेटमेंट दैट मिस्टर एंड मिसेस शिंदे मेक अबाउट हिज थेफ्ट। लेट मी सील द एनवेलप दैट हैज़ द मनी एंड टेक इट विद मी एज एविडेंस। आई एम अरेस्टिंग शांति एंड टेकिंग हर टू द पुलिस स्टेशन। कहते हैं कि चलो मैंने एफआईआर तो लिख ली है और उनका स्टेटमेंट भी लिख लिया है मिस्टर और मिसेस शिंदे का कि उनके घर में चोरी हुई है। लाइए मैं अब जो है आपके घर को सील करने, घर को तो नहीं बल्कि जो अशांति का जो पैसा है उसको मैं प्रमाण के रूप में सील करने आया और उसको प्रमाण के रूप में ले जाऊंगा, एविडेंस के रूप में ले जाऊंगा। आई एम अरेस्टिंग शांति, और मैं शांति को अरेस्ट करने आया हूँ और उसको पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। तो इसके बाद क्या होता है कि प्लीज़ डोंट लेट हिम टेक मी, आई हैव नॉट स्टोलन द जेल, दिस इज़ माई हार्ड अर्न मनी। तो शांति कहती कि देखिए प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मेरे को मत ले जाइए, ये मैंने चेन कोई चुराई नहीं है, बल्कि ये मेरा जो है पैसा ये बहुत ही ज़्यादा मेरा हार्ड अर्न मनी है, बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। सुशील शांति's ब्रदर अराइव्स। तभी सुशील जो शांति का ब्रदर होता है वो आता है। वो कहता है और एसआई राव से जो है उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि प्लीज़ शांति को छोड़ दिए। शी हैज़ बीन अरेस्टेड फॉर द थेफ्ट ऑफ अ गोल्ड चेन, यू कैन गो टू कोर्ट एंड गेट अ बेल ऑर्डर। तो पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं, हम उसको अगर तुम्हें उसको अरेस्ट होने से बचाना है तो हम उसे, जो हमने अरेस्ट किया है वो गोल्ड चेन के आरोप में अरेस्ट किया है, तो तुम जाओ कोर्ट में और उसके लिए एक बेल ऑर्डर करा के लाओ, यानी कि हम उसकी ज़मानत कर देंगे अगर तुम ज़मानत का ऑर्डर लेके आओगे। उसके बाद क्या होता है कि अलोंग द कोर्ट ग्रांटेड बेल टू शांति आफ्टर अ मंथ। लगभग एक महीना बीत जाता है और शांति की बेल जो होती है वो एक महीने बाद होती है। शी वॉज अनेबल टू गेट एनीवन टू स्टैंड श्योरली फॉर हर फॉर ₹20,000। वो अपने किसी भी व्यक्ति से जो है वो ये नहीं कह पाती कि मुझे 20,000 रुपये दीजिए ताकि मेरी बेल हो जाए। शी देयर फोर कंटिन्यू टू बी इन जेल, और इसीलिए क्योंकि उसकी बेल के लिए 20,000 रुपये मांगते हैं और 20,000 रुपये उसके पास नहीं होते, इसलिए बेचारी वो जेल में ही रहती है। शी इज़ वेरी ट्रोमेटाइज, उसको बहुत ज़्यादा, वो बहुत डर जाती है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा डराया धमकाया जाता है। शी इज़ वरीड अबाउट व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द ट्रायल। वो ये भी सोचती है कि ट्रायल के दौरान क्या क्या होगा मेरे साथ। तो वो क्या सोच रही है, व्हाट विल हैपन टू मी, आई हैवन डन एनीथिंग रॉन्ग। अरे मेरे साथ क्या होगा, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। एंड येट आई एम बिहाइंड बार्स, और अब तो मैं जेल के पीछे हूँ। बिकॉज मैडम सस्पेक्ट्स मी, क्योंकि मैडम जो मेरी मालकिन है वो मुझ पर सस्पेक्ट कर रही हैं। तो एंड द मनी दैट वी हैव बीन सेविंग विल आई एवर गेट इट बैक। और जो कुछ भी मैंने पैसा कमाया था, सेव किया था, उसको वो मुझे वापस चाहिए ही चाहिए। अब द पुलिस फाइल्स अ चार्जशीट इन द मजिस्ट्रेट। पुलिस क्या करती है, एक चार्जशीट फाइल कर देती है मजिस्ट्रेट कोर्ट में, और जो कोर्ट होता है उसकी कॉपी जो है चार्जशीट की वो स्टेटमेंट के साथ जो भी विटनेस होता है वो शांति को देते हैं। शांति टेल्स द कोर्ट दैट शी हैज़ नो लॉयर। शांति कोर्ट में जाके कहती है कि मेरे पास तो कोई लॉयर ही नहीं है जिससे कि मैं बात कर सकूं, जो मेरे ऊपर जो आरोप लगा हुआ है चोरी का उसको झूठा साबित कर सके। तो मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, उसके लिए एक कमला रॉय नाम की जो डिफेंस लॉयर हैं वो शांति को उपलब्ध कराते हैं अपने खर्चे पर। यानी कि गवर्नमेंट जो है, शांति गरीब है इसलिए उसके लिए एक डिफेंस लॉयर का प्रबंध कराती है गवर्नमेंट अपने एक्सपेंस पर, ठीक है। और उनका नाम होता है कमला रॉय। 22वां आर्टिकल जो हमारा संविधान का है उसके अकॉर्डिंगली ये कहा गया, उसमें प्रावधान है बच्चों की एवरी पर्सन हैज़ अ फंडामेंटल राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर, कि हर एक व्यक्ति को अपने आप को अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। उसका ये बेसिक राइट बनता है, उसका अपना मौलिक अधिकार है कि वो अपनी लाइफ सेविंग के लिए किसी भी लॉयर को कर सकता है अपनी बात को कहने के लिए। आर्टिकल 39A में लिखा गया है संविधान के कि प्लेसेस अ ड्यूटी अपॉन द स्टेट, यानी कि राज्य को ये ड्यूटी दी गई है टू प्रोवाइड अ लॉयर टू एनी सिटीजन, कि किसी भी नागरिक को अपने बचाव के लिए जो स्टेट है वो एक लॉयर प्रोवाइड कराएगा। हु इज़ अनेबल टू इंगेज वन ड्यूटी टू पॉवर्टी और अदर डिसेबिलिटी। अगर कोई व्यक्ति गरीबी के कारण या विकलांग होने के कारण या किसी और असक्षमता है उसके पास, ऐसी दशा में
कि वो अगर अपने बचाव के लिए कोई लॉयर नहीं कर सकता तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है, स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो अपने हर एक सिटीज़न को एक डिफेंस लॉयर उपलब्ध कराए। 39A के संविधान में लिखा गया है, संविधान के 39A आर्टिकल में। अब आता है कि आगे क्या बात होती है। एडवोकेट कमला रॉय मीट्स शांति। एडवोकेट कमला रॉय जो है वो शांति से मिली कोर्ट में। अब उन शांति ने अपनी बात उनसे कही। हेयर आर माई केस पेपर्स, ये मेरे केस पेपर्स हैं। आई हैव बीन फॉल्सली एक्यूज फॉर स्टीलिंग माई एम्प्लॉयर्स गोल्ड चेन। मुझे बेफालतू में ही मेरी मालकिन के जो सोने की चेन है उसकी चोरी में फंसाया जा रहा है। दे फाउंड ₹10,000 इन शांति स्ट्रंग। उसका भाई बोलता है कि शांति के पर्स में, शांति के बैग में, जो शांति का संदूक है उसमें उनको 10,000 रुपये मिले थे। और एंड सैड, उन्होंने कहा कि दैट दिस वॉज द मनी शी गॉट फ्रॉम स्टीलिंग द चेन। उन्होंने कहा कि जो पैसा आया है वो शांति ने चोरी का पैसा है, जो कि उसने चेन चुराई होगी, उस चेन को बेच करके ये पैसा लिया है। बट दैट इज़ मनी दैट वी हैव बीन सेविंग अप टुगेदर। लेकिन वो पैसा है जो हमने बड़ी मेहनत से भाई बहनों में बचा के रखा था। कोर्ट का ट्रायल शुरू होता है। द कोर्ट फ्रेम्स चार्ज ऑफ थेफ्ट ऑफ मिस्टर शिंदेज गोल्ड चेन एंड पोसेशन ऑफ मनी ₹10,000 गॉट फ्रॉम सेलिंग स्टोलन प्रॉपर्टी अगेंस्ट शांति। कोर्ट जो है एक चार्जशीट फाइल जो कोर्ट में होती है उसमें चोरी का इल्ज़ाम लगाता है कि मिसेस शिंदे की गोल्ड की चेन चोरी हो गई है और इसके बदले में शांति के संदूक से जो है उनको ₹10,000 मिले हैं। इसलिए आई प्लीड नॉट गिल्ट एंड आई क्लेम ट्रायल। तो शांति कहती है कि देखिए मुझे ऐसे आप अपराधी घोषित मत कीजिए और मुझ पर ट्रायल कीजिए, यानी कि आप सही और गलत का जो भी निर्णय है उसको कीजिए। और वो निर्णय करने के लिए आप पहले तमाम जितने भी सबूत हैं, गवाह हैं, उनको पेश किया जाए, उनसे ट्रायल कराइए। द ट्रायल बिफोर द मजिस्ट्रेट बिगिनस। अब मजिस्ट्रेट के सामने ट्रायल स्टार्ट होता है। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपीयर्स इन द केस ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। राज्य की तरफ से यहाँ पर कौन होता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब होते हैं। ही प्रेजेंट्स मिसेस एंड मिस्टर शिंदे एज अ की विटनेसेस। तो वो मिस्टर और मिसेस शिंदे को एक मतलब गवाह के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जो चश्मदीद गवाह है उसको की विटनेस या आई विटनेस बोलते हैं। तो चश्मदीद गवाह के रूप में मिस्टर और मिसेस शिंदे को प्रस्तुत करते हैं। पूछते भी हैं, सो टेल मी मिसेस शिंदे हाउ डिड द गोल्ड चेन गो मिसिंग। चलिए बताइए मिसेस शिंदे कि आपकी गोल्ड की चेन कैसे खो गई। तो उस पर मिसेस शिंदे बोलती हैं, आई हैड केप्ट माई चेन इन द ड्रॉर। मैंने अपनी चेन को ड्रॉर में रखा था जिसको शांति ने चुरा लिया है। कोई भी आउटसाइडर व्यक्ति हमारे घर में नहीं आता है। और हमने जब शांति का ट्रंक सर्च किया तो उसके संदूक से हमको 10,000 रुपये का एक लिफाफा मिला है। आखिर ये पैसा कहाँ से आया? वो तो बहुत गरीब है, इसलिए हो सकता है कि उसने मेरी गोल्ड चेन ही चुराई होगी और उसको बेच लिया, तब उसके पास 10,000 रुपये आए। तो अब नेक्स्ट एडवोकेट रॉय क्रॉस एग्जामिन द प्रोसिक्यूशन विटनेस मिसेस शिंदे। अब जो दूसरी डिफेंस लॉयर थी मिसेस रॉय, वो आती हैं और वो मिसेस शिंदे को क्रॉस एग्जामिन करती हैं, उनसे पूछताछ करती हैं और कहती हैं कि सो व्हाट यू आर बेसिकली सेइंग इज दैट यू डिड नॉट सी शांति स्टील द चेन। यानी कि आप ये कहना चाहती हैं कि आपने शांति को चेन को चोरी करते हुए नहीं देखा। नॉट डिड यू रिकवर द चेन ऑन शांति। तो आपने जब उसको देखा ही नहीं चोरी करते हुए, तो आप उसको से कैसे अपनी चेन का इल्ज़ाम लगा सकती हैं और उससे चेन कैसे ले सकती हैं? ऑल्सो इन द 3 years, इन 3 सालों में जहाँ पर वो आपके लिए काम करती रही, उसने आज तक घर से कुछ भी नहीं चोरी किया है। और आप उसे हर महीने 1,000 रुपये की सैलरी देती थी। 1,000 रुपये की सैलरी देने के बावजूद भी वो गरीबी झेलती रही और उसके बावजूद भी उसने 3 साल से लगातार वो काम कर रही थी आपके घर में, और आज तक कोई चोरी की घटना नहीं हुई आपके घर में। तो एडवोकेट रॉय एग्जामिन सुशील। अब एडवोकेट रॉय जो होती हैं वो सुशील को भी एग्जामिन करती हैं एंड हिज एम्प्लॉयर एज डिफेंस विटनेसेस। और उनका एक एम्प्लॉयर होता है सुशील, उसको भी एक आई विटनेस के रूप में ही, डिफेंस विटनेस के रूप में एग्जामिन करती हैं। थ्रू देयर टेस्टिमोनीज, उसके तमाम गवाहों और सबूतों से ये पता लगता है, शी इज़ एबल टू शो दैट द ₹10,000 फाउंड इन शांति ट्रंक कुड वेल बाई द अर्निंग्स ऑफ सुशील एंड शांति। सुशील एक्चुअली कौन है? सुशील जो है वो शांति का भाई है और अपने तमाम सबूतों और गवाह से वो सिद्ध कर देती हैं कि 10,000 रुपये जो शांति के ट्रंक से उनको मिले थे मिसेस शिंदे को, वो सुशील और शांति ने अपनी मेहनत से कमाए हुए, उन्होंने उस पैसे को बचत करके जोड़ा है, ना कि चोरी का
वो है सामान। अब क्या होता है, एज द ट्रायल is nearing completion, Sushil learns that Inspector Sharma has busted a gang of young men who have been stealing jewelry from the Shinde's neighborhood. तभी क्या होता है, ट्रायल के दौरान ही जब जैसे ट्रायल पूरा होता है तो सुशील याद दिलाता है कि इंस्पेक्टर शर्मा ने अभी एक गैंग को पकड़ा था जो कि जिसमें यंग मैन शामिल थे और उसी में बहुत सारी ज्वेलरी पकड़ी गई है। और वो मिसिस शिंदे के पड़ोसी में ही एक लड़का काम करता था, उसने इस काम को अंजाम दिया था। सम ऑफ मिसिस शिंदे सन्स फ्रेंड्स आर पार्ट इन दिस गैंग। और मिसिस शिंदे का जो लड़का है उसके कुछ दोस्त हैं जो कि इस गैंग में शामिल है। मिसिस शिंदेज चेन हैज़ बीन फाउंड ऑन देम। और मिसिस शिंदे की जो चेन थी उसी गैंग ने उठाई थी, यानी कि मिसिस शिंदे का जो बेटा है उसके दोस्त हैं वो गलत संगत में और उन्होंने चेन चोरी करने का काम किया है। मिसेस शिंदे चेन हैज़ बीन फाउंड ऑन द सुशील टेल्स एडवोकेट रॉय अबाउट दिस। इस चीज़ की पूरी घटना के बारे में एडवोकेट रॉय को सुशील बताता है। एडवोकेट रॉय जो है अब इंस्पेक्टर शर्मा को कॉल करती हैं ताकि उन्हें डिफेंस विटनेस मिले। फिर एडवोकेट रॉय जो है जब इंस्पेक्टर शर्मा से पूछती हैं तो वो बताते हैं, इंस्पेक्टर शर्मा कैन यू शो एंड टेल अस व्हाट यू हैव फाउंड। इंस्पेक्टर शर्मा क्या आप बता सकते हैं कि आपने अभी कौन से काम को बहुत बड़े तौर पे अंजाम दिया है। तो कहते हैं हाँ, ये हेयर इज़ द चेन दैट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड माई मिसिस शिंदे एज हर्स। यहाँ पर हमें एक चेन मिली है जो कि मिसिस शिंदे ने आइडेंटिफाई की है कि वो उन्हीं की है। वी बस्टेड अ गैंग ऑफ बॉयज़। हम मुझे एक लड़कों का गैंग था, वहाँ से वो मैंने चेन चोरी की चेन प्राप्त की है। और उस चेन जब मैं गैंग को पकड़ रहा था तभी दीज बॉयज़ हैव एडमिटेड दैट दे स्टोल इन द चेन। और उन लड़कों ने स्वीकार किया कि उन्होंने ही ये चेन चोरी की है। द जज हैज़ hears the testimony. Now the judge has hears this testimony of all the witnesses. अब जो जज हैं, जज साहब सारे जितने भी तमाम जितने भी गवाह होते हैं उनकी सारी बातों को सुनते हैं, उनके गवाहों के सबूतों को सुनते हैं और उनको देखते परखते हैं, जांचते हैं। आफ्टर द टेस्टिमनी ऑफ इंस्पेक्टर शर्मा, और जब इंस्पेक्टर शर्मा की बात आती है, इंस्पेक्टर शर्मा की बात को सुनने के बाद में एडवोकेट रॉय आर्ग्यू करते हैं बिफोर द जज के सामने दैट इट हैज़ नाउ बीन इस्टेब्लिश दैट शांति इज़ इनोसेंट एंड शुड बी एक्विटेड। यानी कि अब इन सब तमाम सबूतों से पता लग जाता है, इन तमाम बातों से और मिस्टर इंस्पेक्टर जो शर्मा है उनकी गवाही से, कि शांति इस केस में इनोसेंट है, निर्दोष है, उसकी कोई गलती नहीं है, तो उसको हमें कैद में नहीं रखना चाहिए। तो अब जज साहब कहते हैं, शांति यू आर हेयर बाय एक्विटेड ऑफ द चार्ज ऑफ थेफ्ट। ठीक है शांति, अब तुम्हें जो है चोरी के इल्ज़ाम से बरी किया जाता है। द पुलिस विल हैंड ओवर टू यू द ₹10,000। और तुम्हारे जो 10,000 रुपये पुलिस ने लिए थे, सील्ड किए थे, वो तुम्हें वापस किए जाते हैं। इन माई रिटन जजमेंट, और मेरे लिखित जजमेंट में मैं ये बात बताता हूँ कि आई हैड मेड इट इन अ पॉइंट टू हाईलाइट, और मैंने उस चीज़ को हाईलाइट करके लिखा है कि तुम्हारे 10,000 रुपये पूरी तरह में वापस कर दिए जाएँ। SI राव's रोल इन कंडक्टिंग सच ए shoddy इन्वेस्टिगेशन दैट मेड यू स्पेंड टाइम इन जेल। और SI राव ने जो तुम्हारे लिए रोल प्ले किया है, उन्होंने इस केस की इन्वेस्टिगेशन में तुमको इतने दिन जेल रखा और जेल में तुम्हारा जो समय बर्बाद किया है, तो उसकी वजह से SI रॉय जो है वो तुम्हें कंपनसेशन भी देंगे। फ्रॉम द अबव इंसिडेंट, ये पूरी घटना से ये क्या पता लगता है बच्चों, यू कैन सी दैट द 4 की प्लेयर्स इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स आर द, यानी कि 4 लोगों का मेन रोल होता है किसी भी क्रिमिनल जस्टिस, कोई भी क्रिमिनल यानी कि कोई भी क्राइम कहीं पर हुआ है और उस क्राइम के न्याय में मेनली 4 लोगों का मेन रोल है। कौन है? पुलिस, फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि जो सरकारी वकील है, एक डिफेंस लॉयर है जो बचाव पक्ष का वकील है, और एक दूसरा है जज। यानी कि 4 लोगों का मेन रोल प्ले होता है। अब इन लोगों का 4 लोगों का मेन रोल क्या है उसके बारे में चलिए हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम। कभी भी कोई भी जगह का अगर क्राइम होता है तो उसमें पुलिस का क्या सबसे पहला रोल है? सबसे पहला रोल देखिए, पुलिस starts an investigation which includes recording statements of witnesses and collecting different kinds of evidences। पुलिस का सबसे बड़ा रोल है किसी भी केस में पहले FIR लॉन्च होने के बाद या कोई कंप्लेन मिलने के बाद FIR लॉन्च करना, उस FIR और कंप्लेन के परिप्रेक्ष्य में जांच करना, जांच करने के दौरान बहुत सारे जो उसमें गवाह होते हैं उनके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करना, और जितने भी गवाह मिल रहे हैं, जितने भी प्रमाण मिल रहे हैं, उन सब के डिफरेंट स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करने के पश्चात बहुत सारे जो एविडेंसेस वहाँ पे मिलते हैं वारदात की जगह पर, वहाँ पर उन सबको क्लूज़ को कलेक्ट करना, इकट्ठा कर लेना। और इन्हीं के आधार पर पुलिस जो जांच करती है उसमें वो अपना ओपिनियन शामिल करती है और बताती है कि वो सोचती क्या है। और पुलिस जब सोचती है उन एविडेंसेस के आधार पे सोचती है कि कोई क्राइम कहाँ पे हुआ है और किस आधार पे हुआ है, और उस आधार पे
जिस भी व्यक्ति के खिलाफ सारे सबूत मिलते हैं और जिस पर शक की सुई जाती है उस पर्सन को आरोपी बना देती है और उसके बाद में उस पर्सन पर एक चार्जशीट फाइल करती है कोर्ट में और उसके बाद उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाता है। और उसके बाद पुलिस ये डिसाइड करती है कि पर्सन अगर गिल्ट है या इनोसेंट है, तो वो काम पुलिस का नहीं है, बल्कि वो जो जजमेंट का काम है वो जज का है कि वो डिसाइड करेगा, सारे आर्ग्यूमेंट्स को सुनेगा, सारे विटनेसेस के स्टेटमेंट्स को सुनेगा, सारे एविडेंसेस को देखेगा जो भी पुलिस के द्वारा कलेक्ट किए गए हैं। उसके बाद में जज जो है वो डिसाइड करेगा कि किसका दोष है या किसका नहीं है। लेकिन पुलिस का काम सिर्फ जांच तक सीमित होता है, इन्वेस्टिगेशन तक सीमित होता है और उसके बाद में कलेक्शन ऑफ द एविडेंसेस तक लिमिटेड होता है, रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट्स ऑफ द विटनेसेस तक लिमिटेड होता है। लेकिन पुलिस कभी भी निर्णय नहीं दे सकती किसी भी क्षेत्र में। अब आता है कि यूनिट 2 में हमने देखा था जैसे रूल ऑफ लॉ, विच मीन्स दैट एवरीवन इज सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ द लैंड, कि हर एक व्यक्ति जो है वो ज़मीन के रूल को स्वीकार करेगा। इसमें एक ये भी चीज़ देखी गई है कि पुलिस का रोल वहाँ पे क्या क्या है। पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन करती है और लॉ के अकॉर्डिंगली काम करती है और ऐसे काम करती है कि किसी भी इंसान का, चाहे वो भले ही अपराधी हो या ना हो, उसके मानव अधिकारों की सुरक्षा करेगी, उसके मानव अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस दी है कि पुलिस जो है कभी भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने जाएगी या फिर उसको गिल्टी करार देगी या फिर उसको जो है इलीगल कोई भी ऑफेंस हुआ होगा उसके थ्रू, अगर उसके साथ कोई क्राइम हो गया होगा या कोई उससे पूछताछ करने गई, इंट्रोगेशन करने गई है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में करेगी। पुलिस को ये अलाउ नहीं है कि वो किसी व्यक्ति को टॉर्चर करे, कोई भी उसको मारे पीटे या उसको किसी भी अपराधी को शूट आउट कर दे इन्वेस्टिगेशन के दौरान। ये पुलिस को अधिकार नहीं दिया जाता है। दे कैन नॉट इन्फ्लिक्ट एनी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, किसी भी टाइप की सज़ा या किसी भी टाइप का घिनौना कार्य या मान लीजिए कोई भी दुखद पनिशमेंट वो पुलिस नहीं दे सकती। आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉ गारंटी टू एवरी अरेस्टेड पर्सन द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। हमारे संविधान का आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22 में ये बात लिखी गई है कि अनुच्छेद 22 हर एक व्यक्ति जिसको भी अरेस्ट करने जा रही है पुलिस, उसको क्रिमिनल लॉ के तहत गारंटी देता है कि उसके साथ उसके कुछ फंडामेंटल राइट्स होंगे, बेसिक राइट्स होंगे, उनके अधिकारों की रक्षा होगी। जैसे पहला, द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड। जैसे कि पुलिस अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जा रही है तो गिरफ्तारी का कारण बताएगी पुलिस सबसे पहले, जब अरेस्ट का टाइम होगा तब उसको इन्फॉर्म करेगी, ये उसका पहला अधिकार है। उस व्यक्ति का जो अरेस्ट होने जा रहा है कि उसको पुलिस बताए बाकायदा, और उसके लिए जो है एक अरेस्ट वारंट जारी करेगी। उस अरेस्ट वारंट पे उसके साइन होंगे, पुलिस के भी और साथ में उस अरेस्ट व्यक्ति के एक परिवार के किसी सदस्य के और उसके जो अक्यूज पर्सन है। द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड, पुलिस को उसको मारने पीटने का या टॉर्चर करने का अधिकार नहीं है कस्टडी के दौरान या अरेस्ट करने के दौरान। 24 घंटे के अंदर पुलिस जो है उस एक्यूज पर्सन को अरेस्ट करने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगी। कन्फेशंस मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज एज एविडेंसेस अगेंस्ट द एक्यूज्ड। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी किसी जुर्म की हामी भरी है या अपना इकरारनामा किया है कि हाँ मैं इस फला अपराध में शामिल हूँ, तो उस चीज़ को, उस व्यक्ति के इकरारनामे को कभी भी पुलिस कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने एविडेंस के रूप में नहीं रख सकती। हो सकता है बच्चों कि यहाँ पर पुलिस ने मान लीजिए टॉर्चर करके उस व्यक्ति को ज़बरदस्ती कहा हो कि तुम अपना अपराध स्वीकार करो, प्रेशर मेंटेन करके भी बोल सकती है पुलिस, मारपीट करके कि नहीं तुम अपना अपराध स्वीकार करो जबकि उस व्यक्ति की कोई गलती ना हो। तो इसीलिए किसी भी केस में पुलिस के सामने जो इकरारनामा होता है उसके आधार पर जजमेंट नहीं दिया जा सकता और उसको एक प्रमाणिक प्रमाण के रूप में, एविडेंस के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अ बॉय अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज एंड वुमेन कैन नॉट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन ओनली फॉर क्वेश्चनिंग। किसी भी लड़के को, अगर वो 15 साल से नीचे का है, और किसी भी लड़की या फिर किसी भी औरत यानी कि किसी भी लेडी को पुलिस स्टेशन बुला करके उससे आर्ग्यूमेंट, इंटरोगेशन, क्वेश्चनिंग, पूछताछ करने का अधिकार पुलिस को नहीं है। यानी कि पुलिस जो है किसी भी 15 साल से नीचे के लड़के को और किसी भी लेडी या फिर किसी भी लड़की को ऐसे जो पूछताछ करने के लिए, क्वेश्चनिंग करने के लिए नहीं बुला सकती, यानी कि उसे पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकती। सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया का, उसने एक रूल स्पेसिफाई किया है
कुछ प्रोसीजर्स लगाएं जो कि DK बसु गाइडलाइंस में तैयार किए गए हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का अरेस्ट होता है, डिटेंशन होता है, इंट्रोगेशन यानी कि उससे पूछताछ की जाती है या उसको अरेस्ट किया जाता है, तो पुलिस के क्या क्या कर्तव्य होंगे उस समय। कि पुलिस ऑफिशियल्स हु कैरी आउट द अरेस्ट और इंट्रोगेशन शुड वियर क्लियर, एक्यूरेट एंड visible आइडेंटिफिकेशन एंड नेम टैग्स विद देयर डिजिग्नेशन। पुलिस कभी भी जब भी कोई व्यक्ति को पूछताछ के लिए अरेस्ट करेगी या पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लेके जाएगी, तो सबसे पहले पुलिस की वर्दी होनी चाहिए उसके शरीर पर। दूसरी बात है, उसके ऊपर, वर्दी के ऊपर क्लियर, एक्यूरेट, सीधे, साफ और स्पष्ट शब्दों में उसके ऊपर एक टैग होना चाहिए जो कि अच्छी तरीके से विजिबल हो, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, कोई नेम टैग होना चाहिए उस व्यक्ति का, उसका डिजिग्नेशन उस पर लिखा होना चाहिए। दूसरी बात, एक मेमो ऑफ अरेस्ट होगा, यानी कि एक अरेस्ट वारंट होगा पुलिस के पास, जो कि पुलिस को प्रिपेयर करके ले जाना पड़ेगा, और जब वो अरेस्ट करेंगे उस टाइम पर उसको उसको दिखाना पड़ेगा कि अक्यूज पर्सन को, उस पर टाइम और डेट नोट किया जाएगा, अरेस्ट का समय, और कम से कम उसका एक विटनेस ज़रूर वहाँ होना चाहिए। या तो कोई वो फैमिली मेम्बर हो सकता है अक्यूज पर्सन का जिसको आप जाके अरेस्ट कर रहे हैं, या फिर उस अरेस्ट मेमो के ऊपर उसके फैमिली मेम्बर के और उस एक्यूज पर्सन दोनों के ही सिग्नेचर होंगे और पुलिस भी अपने साइन करेगी। द पर्सन अरेस्टेड, डिटेन्ड और बीइंग इंट्रोगेटेड हैज़ अ राइट टू इन्फॉर्म अ रिलेटिव, फ्रेंड और वेल विशर। जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है या कोई इलीगल प्रोसीजर्स के तहत लिए जा रहे हैं, या फिर मान लीजिए कि इसे इंट्रोगेशन करने के लिए पुलिस स्टेशन लिए जा रहे हैं पुलिस वाले, तो ये उस व्यक्ति को अधिकार दिया गया है कि वो अपने किसी भी फ्रेंड को, अपने वेल विशर को, कोई शुभचिंतक को, कोई मित्र को, कोई दोस्त को, या फिर कोई अपने रिश्तेदार को, वो इस बात का इन्फॉर्म कर सकता है कि मुझे ये पुलिस ले जा रही है और मेरी बेल कराएं या मेरे लिए सबूत इकट्ठा करें या वकील करें। ये सब उसको अधिकार दिए गए हैं। फिर है, व्हेन अ फ्रेंड और रिलेटिव लिव्स आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट्स। अगर मान लीजिए कि कोई उसका फ्रेंड या रिलेटिव, जो अक्यूज पर्सन है उसका कोई फ्रेंड या रिलेटिव डिस्ट्रिक्ट से बाहर रहता है, स्टेट से बाहर रहता है, तो पुलिस क्या करेगी कि पुलिस को उसमें अरेस्ट करने की प्लेस और टाइम नोट करना होगा, जहाँ पर वेन्यू है कस्टडी ट्रायल का, यानी कि जहाँ पर उसको रखा गया है उस अपराधी को, जो कि अपराध जिस पे सिद्ध नहीं हुआ, आरोपित पर्सन को, तो वो भी पुलिस अपने पास नोटिफाई करेगी। और विदिन 8 to 12 आवर आफ्टर अरेस्ट, मतलब अरेस्ट करने के 8 से 12 घंटे के अंदर पुलिस का काम होगा कि वो उसका टाइम, वेन्यू और कस्टडी का वेन्यू और प्लेस ऑफ अरेस्ट ये सब लिख के अपने पास एक सबूत के तौर पे रखेगी। तो बच्चों, हमने ये देखा कि यहाँ पर पुलिस का बहुत अहम रोल होता है। अब आता है कि जो पुलिस है वो इसके अलावा और काम क्या करती है। सबसे पहली बात है कि पुलिस कभी भी कंप्लेंट मिलती है तो उस पर FIR लॉन्च करती है। FIR क्या होती है बच्चों? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट एक फॉर्म सा होता है जो कि पुलिस भरती है। कोई भी व्यक्ति जो कि जा करके अपनी शिकायत कर रहा है, उससे पुलिस कहती है कि आप अपने सिंपल पेपर पर एक अपनी कंप्लेंट लिख के दो। पुलिस में जो बैठा हुआ वहाँ पे स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है, वो उसको भरता है। भरने के बाद में उसमें नाम, पता, डेट सब नोट करेगा। जहाँ वारदात हुई है उसके सारे एविडेंसेस वगैरह जो कुछ भी मिले हैं वो सब नोट करेगा। नोट डाउन करने के बाद में नीचे साइन करेगा और एक FIR नंबर होगा वो भी उसको लिख के देगा। और इस FIR की एक कॉपी जो है वो रजिस्टर्ड कॉपी उस जिसने कंप्लेंट कराई है उसको भी उपलब्ध कराएगा। साथ ही साथ इस FIR की कॉपी एक एक्यूज पर्सन को भी दी जाएगी कि हाँ, आपके खिलाफ FIR हुई है और आपका अरेस्ट वारंट निकाला गया है। तो ये आप समझ लीजिए कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का क्या है। इट इज़ विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR, यानी कि FIR करना का मतलब है कि आपने, पुलिस ने क्या किया है कि उस क्राइम को रजिस्टर कर लिया है, और रजिस्टर करने के बाद उस कंप्लेंट को जब रजिस्टर कर लिया है तो अब उस क्राइम के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन चलना है वो पुलिस का काम है। अब इसके बाद आता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जो हमने अभी यहाँ देखा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब थे, जो सरकारी वकील थे, उनका क्या रोल था। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का सबसे पहला रोल और अहम रोल यहाँ पे ये बनता है कि इन द कोर्ट इट इज़ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हु रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। यानी कि कोर्ट के अंदर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं वो स्टेट का पक्ष रखते हैं, सरकार का पक्ष रखते हैं। जो रोल है प्रोसिक्यूटर का वो वहाँ से शुरू हो जाता है जहाँ पर पुलिस जो है अपना रोल परफॉर्म करती है, कंडक्ट करती है। यानी कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी तो पुलिस को क्या क्या मिला, पुलिस का पूरा पक्ष सरकार की तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर रखेगा। एंड फिल द चार्जशीट इन द कोर्ट, और उसके बाद में चार्जशीट को फाइल करना, चार्जशीट को फिल करना, फिर उसके फाइल करना कोर्ट में, ये सब काम पब्लिक प्रोसिक्यूटर का होगा। ही और शी हैज़ नो रोल टू प्ले इन द इन्वेस्टिगेशन, और ही और शी हैज़ नो रोल टू प्ले, हाँ,
यानी कि जांच के अंदर, जांच जो हो रही है उसमें कोई उसका रोल परफॉर्म करना नहीं है। यानी कि जो भी जांच चल रही है उसमें कोई इंटरफेरेंस करना या कोई छेड़खानी करना, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम नहीं है। खाली वो चार्जशीट फाइल कराएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर में। पब्लिक प्रोसिक्यूटर और पुलिस का जो भी पक्ष है, जो पुलिस को एविडेंसेस मिले हैं, जो सरकार की तरफ से पक्ष रखना है, वो रखेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो द प्रोसिक्यूटर मस्ट कंडक्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन, द प्रोसिक्यूटर मस्ट कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। यानी कि प्रोसिक्यूटर जो होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील, वो केवल स्टेट की तरफ से जो स्टेट का पक्ष है, सरकार का पक्ष है, वो रखता है। एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के एक ऑफिसर के रूप में, इट इज़ हिज हर ड्यूटी, ये उसकी ड्यूटी है कि वो निष्पक्ष रूप से, इम्पार्शियल होकर के पूरा फुल तरीके से जो भी उसको मटेरियल फैक्ट मिले हैं, कोई भी एविडेंसेस मिले हैं, कोई विटनेस गवाह हैं, उन सबको कोर्ट के सामने प्रस्तुत करें, जिससे कि सही निर्णय लेने में सरकार की, मजिस्ट्रेट की हेल्प हो सके। अब आता है व्हाट इज द रोल ऑफ द जज। जज का यहाँ पे मेन रोल क्या है? द जज इज लाइक एन अंपायर इन अ गेम। इस पूरे गेम में एक अंपायर का रोल पूरा जज प्ले करता है, और वो जो भी ट्रायल चल रहा है उसको, ट्रायल को इम्पार्शली, निष्पक्ष रूप से करता है। सब दोनों पक्षों की बात सुनता है, दोनों एविडेंसेस को देखता है, दोनों पक्षों के द्वारा रखे हुए सारे एविडेंसेस को चेक करने के बाद में बाकायदा सारे विटनेसेस की बात सुनता है, और को ओपन कोर्ट में, खुले कोर्ट में खुली गवाही, या कह सकते हैं खुला एक निष्पक्ष ट्रायल चलाने का काम जज का होता है। द जज हियर्स ऑल द विटनेसेस, सभी गवाहों की गवाही सुनेगा जज, और सारे एविडेंसेस को प्रेजेंट किया जाएगा जज के सामने। वो सरकारी वकील की बात भी सुनेगा और डिफेंस लॉयर की भी बात करेगा, बचाव पक्ष के वकील की भी बात सुनेगा। उसके बाद जज डिसाइड करता है कि उस एक्यूज पर्सन की, उस आरोपी व्यक्ति की गलती है या नहीं। यानी कि आरोपी व्यक्ति को अपराधी घोषित करना और या फिर निर्दोष साबित करना, सबूतों के आधार पर और गवाहों की गवाही के आधार पर, ये सारा काम लॉ के अकॉर्डिंग जज करते हैं। इफ़ द एक्यूज इज कन्विक्टेड, मान लीजिए अगर आरोपी व्यक्ति, उसको पकड़ा जाता है और वो, उसके ऊपर केस सिद्ध हो जाता है, तब जज जो है उसके लिए सज़ा प्रोनाउंस करेगा, सज़ा बताएगा। ही मे सेंड द पर्सन टू जेल और इम्पोज अ फाइन, और बोथ, वो या तो उस पर्सन को जेल भी भेज सकता है और उसके ऊपर जुर्माना भी लगा सकता है, या फिर दोनों कर सकता है। दैट इज डिपेंड ऑन व्हाट द लॉ प्रिस्क्राइब्स। ये सब उस पर डिपेंड होता है कि संविधान की कौन सी धारा में क्या लॉ दिया गया है किस क्राइम के लिए। अब आता है व्हाट इज अ फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल क्या है बच्चों? लेट अस और अ मोमेंट इमेजिन व्हाट माइट हैव हैपेंड इफ द जज डिसाइडेड टू ट्राई शांति's केस वेरी डिफरेंटली। जरा एक बार को सोचिए कि अगर शांति का केस बड़ी डिफरेंटली तरीके से ट्रायल किया जाता तो उसके केस में क्या होता। व्हाट इफ द कोर्ट डिड नॉट गिव अ कॉपी ऑफ द चार्जशीट। क्या पता कि अगर मान लीजिए जो चार्जशीट फाइल की गई थी शांति के नाम की, वो शांति को ना दी जाती तो क्या होता। या फिर जो शांति का विटनेस का स्टेटमेंट था वो शांति को ना दिया जाता। तो व्हाट इफ़ ही हेल्ड द ट्रायल इन अ सीक्रेट लोकेशन। अगर ये ट्रायल जो ओपनली कोर्ट में चला, यही अगर कहीं रहस्यमय ढंग से चल रहा होता, जहाँ पर ना तो शांति और सुशील होते और ना ही जो है कोई और प्रेजेंट होता, तो उस समय क्या होता जब शांति को कोई लॉयर ना दिया जाता, कोई एडवोकेट ना उसके लिए प्रिस्क्राइब किया जाता, मिस्टर रॉय को उनको ना दिया जाता, और उनके सामने कई सारे जो विटनेसेस थे उनको भी प्रस्तुत ना किया था। तो इसका मतलब ये होता है कि शांति के साथ निष्पक्ष रूप से काम ना हो करके वो केवल मिसेस शिंदे के पक्ष में गवाही दिला देते हैं, और मिसेस शिंदे की बात सही हो जाती है और शांति को सजा हो जाती है। तो आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 हमारे यहाँ ये कहता है संविधान में, दैट गारंटीज द राइट टू लाइफ, स्टेट्स दैट अ पर्सनस लाइफ और लिबर्टी कैन बी टेकन अवे ओनली बाय फॉलोइंग अ रीजनेबल एंड जस्ट लीगल प्रोसीजर। मतलब 21, हमारी जो अनुसूची 21 है उसमें कहा गया, संविधान की अनुसूची 21 में, कि वो हर एक व्यक्ति को जीने का अधिकार देती है, और वो ये कहती है कि किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन जीने से के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसने ऐसा हार्ड कोई क्राइम ना किया हो, और उसको लीगल प्रोसीजर अप्लाई करने का अधिकार हर व्यक्ति को संवैधानिक रूप से दिया गया है। ये उसका बेसिक राइट है। अ फेयर ट्रायल इंश्योर दैट आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अपहेल्ड। मतलब फेयर ट्रायल का मतलब है कि आर्टिकल 21, धारा 21 जो है उसकी सारी अनुसूचियों को संविधान की लागू करना, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ निष्पक्ष रूप से जांच होना, उसके पक्ष में सारे सबूत हों,
या फिर उसके जो अपराधी व्यक्ति असलियत में अपराधी है उसके खिलाफ सारे सबूत जाने चाहिए। तो निष्पक्ष जांच की मांग और निष्पक्ष उसका पक्ष कोर्ट में रखा जाए, इन सब चीज़ों को बोलते हैं फेयर ट्रायल। और ये आर्टिकल 21 में हर एक व्यक्ति को जीवन जीने के बेसिक राइट को दिया गया है इसके रूप में। ओके, अब आता है बच्चों कि ओपन कोर्ट में जो ट्रायल होता है इसका मतलब क्या है। ओपन कोर्ट ट्रायल का मतलब है कि यहाँ पे पब्लिक व्यू भी शामिल किया जाता है। जैसे उसका ब्रदर सुशील की, शांति का ब्रदर था सुशील, उसको भी कोर्ट में अटेंड करने की, उसको हियरिंग सुनने का पूरा मौका दिया। और जो भी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड शांति वॉज डिफेंडेड बाय अ लॉयर, जब आरोपी के सामने हर चीज़ जो ट्रायल की जा रही है उसमें उसका भाई भी प्रेजेंट है, उसके शुभचिंतक भी प्रेजेंट हैं, शांति को एक डिफेंड करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए उसको बचाव पक्ष का वकील भी दिया गया। और शांति के लॉयर ने जो एडवोकेट रॉय थे पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उनको भी क्रॉस एग्जामिन किया। यानी कि शांति के लॉयर को, डिफेंस लॉयर को, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी पूरा क्रॉस एग्जामिन करने की मतलब वो दी गई, अपॉर्चुनिटी दी गई। मतलब ऐसा नहीं किया कि शांति का लॉयर जो था वो डिफेंस लॉयर था तो उसके साथ निष्पक्ष रूप से काम ना किया गया हो। मतलब जितना अधिकार एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को दिया जाता है बहस करने का, उतना ही अधिकार सेम डिफेंस लॉयर को भी दिया गया, ताकि वो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर से क्रॉस एग्जामिनिंग कर सके। और तमाम सबूत और गवाह को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया गया शांति के डिफेंस में, यानी कि शांति के बचाव में। एडवोकेट रॉय जो है उन्होंने भी सभी को अपॉर्चुनिटी दी ताकि वो शांति के बचाव में अपना पक्ष रख सकें, गवाही कर सकें। तो इस तरीके से लास्ट में शांति इनोसेंट साबित हो जाती है इस केस में। और इससे क्या पता चलता है, यानी कि ये प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है, सरकार की ड्यूटी है कि वो क्या करे, टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट दैट शांति वॉज गिल्टी। यानी कि हर एक व्यक्ति को ये अधिकार दिया जाता है कि वो किसी भी शक के दायरे के बाहर जा कर के किसी भी व्यक्ति को गिल्टी क्या कहते हैं, गिल्टी ना साबित कर सके, बल्कि उसके बियॉन्ड जा कर के उसको अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार हमारा प्रोसिक्यूशन देता है। और अगर प्रोसिक्यूशन ऐसा करने में फेल होता है तो इसका मतलब है निष्पक्ष रूप से फेयर ट्रायल नहीं किया गया। तो ये सिग्निफिकेंट है बच्चों कि दैट जज डिसाइडेड द मैटर, जो जज हैं जिन्होंने मैटर डिसाइड किया, दे ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंसेस बिफोर द कोर्ट। जज जो होता है वो कोर्ट में जितने भी एविडेंसेस होते हैं, प्रमाण होते हैं, उनके बेस पे अपना जजमेंट देता है। जज कभी भी फटाफट कंक्लूजन पे नहीं पहुंचता कि शांति जो है वो एक थीफ है, क्योंकि चूँकि शांति बहुत एक पुअर मेड सर्वेंट थी, गरीब नौकरानी थी, तो उसके लिए सहानुभूति भी रखी जज ने। और उसके अलावा शांति को सरकार ने सरकारी वकील के अलावा उसको डिफेंस लॉयर भी मुहैया कराया। तो जज रिमेंड इम्पार्शियल, जो जज साहब थे वो भी इम्पार्शियल थे, उन्होंने भी निष्पक्ष रूप से इस पूरे एविडेंसेस को देखा, सुना, जांचा, परखा और उसके बाद फेयर ट्रायल कराने की पूरी अनुमति दी। और उस फेयर ट्रायल के दौरान उन्होंने शांति के पक्ष में ये निर्णय दिया, यानी कि शांति कम्प्लीटली इनोसेंट थी और जो हकीकत के अपराधी थे, जो सही में अपराधी थे, वो पकड़े गए। तो इसका मतलब है बच्चों, जो हमारा रूल है, हमारा लॉ है, द लॉ इज़ ऑलवेज इक्वल इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, यानी कि ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। लॉ के आगे सब सेम है, कानून सबके लिए एक समान है, चाहे भी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट क्रीड का हो, किसी भी आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड का हो, किसी भी, हर एक व्यक्ति को, कोई भी सिटीजन हो, सभी को फेयर ट्रायल का पूरा अधिकार है, निष्पक्ष रूप से अपनी बात करने का अधिकार है, अपना पक्ष रखने का अधिकार है, और साथ ही में निष्पक्ष रूप से उसके लिए जांच होनी चाहिए और उसको तमाम सबूतों और गवाहों के आधार पर उसके लिए एक फेयर जजमेंट आना चाहिए। ये सभी लोगों का एक फंडामेंटल राइट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो बच्चों, आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड विद दिस लेसन। और ये बहुत ही मज़ेदार स्टोरी थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आपको भी। आई होप दैट यू ऑल्सो एन्जॉय इट। टिल देन, गुड बाय। Please subscribe my channel and share this video too. Okay, bye bye.